नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते नए नए कार्यक्रम को लेकर आपके बीच में हाजिर होते हैं। हम पिछले 1 साल से जो है हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम हमने शुरू किया है, जहां पर हम हमारे स्टूडियो में सिलीगुड़ी शहर के अलग अलग नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं और आपकी समस्याओं का हम हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारतवर्ष में भी हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है, जहाँ पर जो मरीज हैं उनका भरोसा जो है उनका डॉक्टर होता है, उनकी हॉस्पिटल होती है, उनका नर्सिंग होम होता है। क्योंकि एक रोगी जब किसी हॉस्पिटल में जाता है तो उसको अपने डॉक्टर से और हॉस्पिटल से बहुत उम्मीद होती है कि वो वहाँ से स्वस्थ होकर अपने घर लौटेगा। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि लापरवाही की वजह से मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसी विषय को लेकर जो है आज हम बहुत विस्तार से बातचीत करना चाहेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव सरकार। हम बता दें कि डॉक्टर साहब न्यूटिया गेटवेल हॉस्पिटल में जो हैं फैसिलिटी डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं, और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को भी डॉक्टर साहब देख रहे हैं। और यही वजह है कि हमने डॉक्टर साहब को आज जो है एक विशेष मुद्दे को लेकर जो है हमारे स्टूडियो में बुलाया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, अक्सर सवाल उठते रहते हैं और मरीज जो हैं कई तरह के सवाल उठाते हैं। उनके परिवार भी जो हैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं नर्सिंग होम के सर्विस को लेकर, हॉस्पिटल के सर्विस को लेकर। तो कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए रहता है वो है कम्युनिकेशन। पेशेंट और पेशेंट अटेंडेंट के साथ हमारा कम्युनिकेशन में जहाँ पे गैप होता है वहीं पे आपका आपस में तनाव और मतभेद का संभावना होता है, और उसी से ही सारा चीज़ें शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म होता है। तो ज़्यादातर डॉक्टर अपने हिसाब से जब इलाज करते हैं वो मरीज और उनके लिए जो सबसे अच्छा होता है उसको करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार होता है कि हम लोग जो अपेक्षा करते हैं उसके हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिलता। हेल्थ केयर सेक्टर और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में यही होता है कि 1+1 दोनों जोड़ के 2 हमेशा नहीं बनता है। तो इसीलिए जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, अगर पेशेंट अटेंडेंट की एक्सपेक्टेशंस और उसकी जो रियलिटी है उन दोनों को हमें हमेशा मैच करने की यथासंभव कोशिश करनी चाहिए, और उसी से ही हम हर परेशानियों का सवालों का हल ढूंढ सकते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे लिए दिक्कतें आती है वो कम्युनिकेशन रिलेटेड ही होती हैं, जहाँ पे कई बार क्या होता है पेशेंट अटेंडेंट को ठीक से समझाया नहीं जाता, पेशेंट अटेंडेंट को जो बीमारी की जो ग्रेविटी है, जो उसका जो प्रोग्नोसिस हम जिसको बोलते हैं आउटकम, उसके बारे में ज़्यादा क्लियरली बोला नहीं जाता, जिसकी वजह से सारा जो है मतभेद और झमेला जो भी होता है उसी की वजह से ही होता है ज़्यादातर टाइम। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि इलाज के मामले में सिर्फ डॉक्टर या नर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं या जो आपके बैक ऑफिस में काम करते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन दिनों हमने देखा है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी को लेकर एक वर्ड का बहुत यूज़ हो रहा है अभी हेल्थ सेक्टर में। क्या है ये सर? देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी जब हम बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि आजकल जो जैसे कि टर्शियरी केयर सेंटर्स जो कि सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट देता है, वहाँ पे हम जो इलाज करते हैं एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से करते हैं। आजकल जो है मेडिसिन इतना फोकस्ड हो गया है कि लोगों का शरीर नहीं, उसके जो ऑर्गेन्स होते हैं उसके स्पेसिफिक डॉक्टर पढ़ाई करते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, और इसमें जो इलाज जो होता है वो मतलब ज़्यादा सटीक होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो स्पेशली टर्शियरी केयर सेंटर में वही फॉलो किया जाता है आजकल। लेकिन हमने देखा कि अभी भी अधिकांश हॉस्पिटलों में एमडी टीम है नहीं, एमडी डिपार्टमेंट है नहीं। कितना ज़रूरी है एक नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में एमडी डिपार्टमेंट का होना? देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी जब हम टीम बोलते हैं ये हर जगह ज़रूरी नहीं है। कुछ जैसे टर्शियरी केयर सेंटर है, जैसे न्यूटिया गेटवेल है, या आप बड़े हॉस्पिटल ले लीजिए अपोलो या मेदांता, इनमें ज़रूरत पड़ती है। जो हम प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर नॉर्मल छोटे मोटे ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो नॉर्मली छोटे मोटे हॉस्पिटल में ही इलाज किया जा सकता है। वो सब जगह पे प्राइमरी और सेकेंडरी केयर से ठीक हो जाता है। बट जहाँ पे पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन है, पेशेंट को
एक बीमारी के साथ 2-3 बीमारी और साथ में है, जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑर्गेन्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे ये टर्शियरी केयर सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसी के लिए आपका मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, एक अच्छे और इफेक्टिव मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के लिए किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कम्युनिकेशन, क्योंकि जब भी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का ट्रीटमेंट होता है उसमें कई सारे डॉक्टर्स मिलकर ट्रीट करते हैं। तो इस दौरान पेशेंट और पेशेंट अटेंडेंट्स के बीच में जो के साथ जो कम्युनिकेशन है हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का, वो बहुत अहम हो जाता है। और इसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस और प्राथमिकता देते हैं कि ट्रीटमेंट और उसका जो आगे का प्रोग्रेशन और उसका आउटकम, ये क्लियरली पेशेंट अटेंडेंट्स और पेशेंट को क्लियरली समझाया जाए, ताकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे जो प्रैक्टिकलिटी है उससे सेपरेट ना हो। इसीलिए ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का ये सबसे अहम चीज़ है जो इस पर ध्यान रखना होता है। तो ये जो टीम जब काम करती है तो डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में कैसे चेंजेज देखने को मिलते हैं? देखिए, एक हॉस्पिटल में एक टीम एफर्ट का वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक टीम में काम करना, आपस में बात करना, जो डॉक्टर्स हैं खाली पेशेंट अटेंडेंट नहीं, आपस में भी बात करके पेशेंट का कैसे प्रोग्रेशन हो रहा है, पेशेंट को किन किन जांच को करना चाहिए और कैसे दवाइयाँ देनी चाहिए। क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम देखते हैं पेशेंट का अगर ठीक से ट्रीटमेंट हो और पेशेंट जल्द से जल्द हॉस्पिटल से बाहर निकल जाए तो उसका खर्चा कम हो सकता है। अगर उस चीज़ पे ध्यान रख के हम पेशेंट को जितना जल्द से जल्द हॉस्पिटल से बाहर निकाल सके, उस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो जाता है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी मिलता है। तो इन चीज़ों को, ये चीज़ ध्यान रखना, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द टीम हैज़ टू डू अमॉन्ग्स देमसेल्व्स एंड विद द पेशेंट अटेंडेंट। तो डॉक्टर साहब, बात अगर हम ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के बारे में करें तो इसमें किस किस फील्ड के लोग को शामिल किया जाता है और कौन सा पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस टीम के लिए? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पेशेंट। पेशेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हु इज़ देयर इन दिस मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट। एवरीथिंग हैज़ टू बी पेशेंट सेंट्रिक। तो उसके लिए जब भी कोई पेशेंट आता है तो इनिशियली पेशेंट का इवैल्यूएशन होता है, आईसीयू में क्रिटिकल केयर टीम होता है और उनके देखरेख में ही सारा ट्रीटमेंट होता है। इसमें अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन का इन्वॉल्व है, किसी को हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, किसी को किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस हिसाब से पेशेंट को उस डॉक्टर को इन्वॉल्व करके उन ऑर्गन्स का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर हम न्यूटा गेटवेल की बात करें तो आपके पास जो टीम है उसकी विशेषता क्या है? देखिए, हमारे टीम की विशेषता ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स का हेल्प कर सकते हैं। हम लोग अपने तरफ से जितना अच्छे से कोशिश कर सकते हैं वो हमारी टीम करती है और हो सकता है कई बार हमें इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता है, बट हमारी कोशिश पूरी रहती है और इस दौरान हम पेशेंट और पेशेंट अटेंडेंट को साथ में लेके ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। कई बार पेशेंट क्रिटिकल होता है तो हमारा सिस्टम ये होता है कि हम लोग बोर्ड मीटिंग करते हैं, उसमें पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट्स को बुलाया जाता है, साथ में सारे टीम मेंबर्स बैठ के पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, उनका ट्रीटमेंट लाइन कैसा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए और कैसे हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और वही सब और ये बोर्ड मीटिंग एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितने बार पेशेंट का ट्रीटमेंट के रिलेटेड हमें डिस्कशन करना होता है हम वो करके पेशेंट को अच्छे से और पेशेंट अटेंडेंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर संजीव सरकार न्यूटा गेटवेल में फैसिलिटी डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं और अस्पतालों के मैनेजमेंट को लेकर जो है इनको एक लंबा अनुभव है और यही वजह है कि आज हमने डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियो में बुलाया है। और न्यूटा गेटवेल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उत्तर बंगाल ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में जो है बेहतर सर्विस अपने पेशेंट को देता है और यही वजह है कि न्यूटा गेटवेल जो है निरंतर आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि न्यूटा गेटवेल में जो है क्रिटिकल केसेस बहुत आते हैं जिनमें रोड एक्सीडेंट के केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एमडी टीम का जो अप्रोच है कैसा रहता है आप लोगों की टीम? देखिए, हम लोग एक्सपेक्ट ही करते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स ही आएंगे और
बाकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर लेवल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो जब उनको लगता है कि ये पेशेंट उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तभी वो हमारे पास रेफ़र करते हैं और हम उसी हिसाब से पेशेंट का इलाज करते हैं। और इस दौरान जो भी टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो अपने पेशेंट को अपना समझ के इलाज करते हैं। और जो आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं इसमें हमारी पॉलीट्रॉमा टीम नाम का एक टीम है वो इन्वॉल्व होती है। इसमें हमारा जो टीम है उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि केस को इनिशियली इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि पॉलीट्रॉमा में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। कभी कभी न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ऑर्थोपेडिशियन की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी क्रिटिकल केयर साथ में चाहिए होता है, कभी कभी सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो सब मिलकर इनिशियली इवैल्यूएट कर लेते हैं एक बार पेशेंट को, फिर उस हिसाब से पेशेंट का डिजीज़ का प्रोग्रेस और ट्रीटमेंट का प्रोग्रेशन चलता है। डॉक्टर साहब, एक हॉस्पिटल के लिए जैसा कि आपने कहा कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है, आपको क्या लगता नहीं कि जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनके परिवार के लोगों का पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है? हाँ, वो पेशेंस तो ज़रूरी होता है, इसीलिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि पेशेंट को इलाज करके हमें उनके इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता है, तो हम लोग उस हिसाब से पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अभी इनका हम इससे ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते, आप घर में जाके इनको रखिए। इनका घर में जैसे कुछ एक तरह का ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर में रखिए, अननेसेसरी पैसा खर्च करके आपका जो एक्सपेक्टेशन है और आउटकम में जो गैप है वो मीट नहीं हो सकता है। हर चीज़ पैसे से नहीं हासिल किया जा सकता है, तो इसीलिए पेशेंट को काउंसिल करके उस हिसाब से हम उनको रास्ता दिखाते हैं। हाँ, ये यानी हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट के जो घर वाले होते हैं वह भी जो हैं आपके जो मल्टी डिसिप्लिन जो टीम है उसके एक पार्ट हैं, हम कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हैं वो भी एक पार्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं जिनकी पोजीशन बहुत क्रिटिकल होती है, उस पोजीशन में हमने देखा है कि उनके घर वाले हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर उनसे मिलते रहें। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जो यूजुअली जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें हम जो नेक्स्ट ऑफ कीन होता है, जो उनका नियर एंड डियर वंस होता है, कई बार क्या होता है एक डॉक्टर के पास एक जना पहले दिन आता है, दूसरे दिन एक और रिश्तेदार आके पूछता है, तीसरे दिन एक और आके पूछता है, तो उससे क्या होता है कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर रोज़ एक ही या दो जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं उनसे बात करें और उन्हीं को सारा क्लैरिटी दे। और अगर उनको लगता है कि हाँ बाकी रिश्तेदारों से इन्वॉल्व करके डिस्कशन करना चाहिए, तब हम बोर्ड मीटिंग का प्रावधान है वो हम अरेंज करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि नियोटिया गेटवेल में तो आप किडनी ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में क्या डॉक्टर की टीम ही काफ़ी है या फिर एमडी टीम का होना भी ज़रूरी होता है? देखिए, डॉक्टर का टीम ही मतलब इसमें किडनी ट्रांसप्लांट एक हमारे यहाँ पे हम लोग पहली बार नॉर्थ बंगाल में किए हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं अभी भी। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट अहम भूमिका है ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का, क्योंकि किडनी अगर किसी का ख़राब होता है तो उसके साथ और भी काफ़ी ऑर्गन्स पे वो दबाव डालता है जी, जैसे आपका हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गया। तो इसीलिए इन किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले और उसके बाद भी इन ऑर्गन्स का देखरेख करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसीलिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का होना आवश्यक है और ये सब भी मिलके एक साथ मिलके टीम को ट्रीट करते, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट में जैसे आप जानते हैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट और एक यूरोलॉजिस्ट का अहम भूमिका होता है और साथ में आपका CTVS सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस टीम में कितने डॉक्टर? देखिए, इसका कोई वो नहीं है कि एक टीम में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में एक होगा या दो होगा या 4-5 डॉक्टर होगा। इसमें सिचुएशन और पेशेंट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये है कि एक सुपर स्पेशलाइज्ड तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, स्पेशली इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस। ये नहीं कि हर पेशेंट को अब MD टीम की ज़रूरत पड़ती है। जो सिंपल केसेस होती है, जो जिसको आपको देख के पता लगता है कि एक डॉक्टर उसको हैंडल कर सकते हैं, तो उसमें एक ही डॉक्टर देखता है। बट कई बार क्या होता है मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी में हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का इन्वॉल्वमेंट कराते हैं। दर्शकों, हमने डॉक्टर संजीव सरकार से जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत किया।
हर मरीज जो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में भर्ती होता है उसे अपने डॉक्टर से बहुत उम्मीद होती है, उस नर्सिंग होम से बहुत उम्मीद होती है। वहीं दूसरी ओर जो है डॉक्टर को भी अपने पेशेंट से उतनी ही उम्मीद होती है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जो पेशेंट पार्टी हैं उनको भी धैर्य रखने की ज़रूरत है, और तभी जो है जो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर भी करता है। और नियोटिया गेटवेल में जो है एक बहुत ही सक्षम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो आपके सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर रहती है। इसी तरह के कार्यक्रम को लेकर फिर हम अगले हफ्ते आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।